हेलो बच्चों। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के साथ, जिसका पहला टॉपिक है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब गैप। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हो तो आप जित सब लोग स्कूल जाते हो तो सबकी यूनिफॉर्म एक सी रहती है, स्कूल का टाइमिंग एक सी रहती है, फिर लंच का टाइम एक रहता है, स्कूल की छुट्टी एक टाइम पे होती है, फिर कोई भी फंक्शन होगा तो सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। ऐसे अगर अपन अकाउंट्स में समझे, अब इतनी सारी कंपनी है, अगर किसी ने कुछ और तरीके से अपनी अकाउंटिंग की, किसी ने कुछ और तरीके से की, किसी ने परचेज को अकाउंट्स में एंट्री दी, किसी ने नहीं दी, तो सब बहुत मैशअप हो जाएगा। इसलिए कुछ जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कुछ गाइडेंस नोट है कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करके अकाउंट्स करना है। तो वो जो प्रिंसिपल दिए हैं वो गैप के अंदर दिए गए हैं, तो वो अपना गैप होता है। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ रहते हैं अकाउंटिंग को करने के लिए कि अपन को ये सब आना चाहिए। पहले बिजनेस एंटिटी रहता है, फिर मनी मेजरमेंट रहता है, गोइंग कंसर्न रहता है, अकाउंटिंग पीरियड रहता है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन रहता है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट रहता है और कॉस्ट रहता है। ये सब कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ हैं और एजम्पशंस है जिसके बेसिस पे अपन अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जिसको अपन एक एक करके एक एक वीडियो में समझेंगे कि हर एक का मतलब क्या होता है, जिससे और अपन को क्या क्या एजम्पशंस लगती है अपनी अकाउंटिंग करने के लिए। अब इसके बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब अपना एक्सपेंस और रेवेन्यू मैच होना चाहिए। कुछ डिस्क्लोज़र रहता है, अपन को क्या क्या अपनी बुक में डिस्क्लोज़ करना है, क्या क्या बताना है। कुछ प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट रहते हैं। अपन ने कोई भी चीज़ अगर अप्लाई की है तो उसको कंसिस्टेंस बेसिस पे अप्लाई करना है, कुछ ये रहता है। मटेरियलिटी क्या होती है, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको अपन एक एक करके समझते चलेंगे और अपन को इससे ये पता चल जाएगा कि अपन अकाउंटिंग को ऐसे, मतलब ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग एक डेस्टिनेशन है और ये सब उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो अपन को स्टेप लेने हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो अपन को पता चलते जाएगा कि ठीक है, अगर सेल्स हो गई तो ऐसे अकाउंट करेंगे, फिर परचेज़ करी तो उसको कैसे अपन अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन को कैसे कैसे एंट्री करके अपनी बुक्स में लाएंगे, और जिसमें फिर लास्ट में अपना स्टेटमेंट तैयार होगा। तो ये सब अपन अपने आगे की वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है, इस प्रिंसिपल में अपन को ये पता चलता है कि जो ओनर रहता है और जो बिज़नेस रहता है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट पर्सन रहते हैं, कि अपना बिज़नेस है वो सेपरेट है ओनर से। तो ओनर ने अगर बिज़नेस में कोई भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो बिज़नेस के लिए वो अपनी लाइबिलिटी होगी और वो उसको ओनर को वापस देनी होगी। जैसे कि अगर ओनर ने बिज़नेस को पैसे दिए तो वो उसकी लाइबिलिटी है, और अगर उसने बिज़नेस से पैसे निकाले ड्राइंग के ज़रिए तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कि ऐसा समझिए कि बिज़नेस के पास एक बॉक्स है, उसमें लिखा है, या उसमें ओनर ने अगर 5 लाख डाले हैं तो वो अमाउंट डाला है। अब ओनर उसमें से 5,000 निकाल लेगा तो बिज़नेस की बुक में जो वो वहाँ पे अकाउंट है उसमें वो कम हो जाएंगे 5,000। फिर उसके बाद अपना सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट, कि सिर्फ मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी वो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर अपन ने कोई भी चीज़ परचेज़ की, सेल करी, तो वो अपन रिकॉर्ड करेंगे, पर अगर अपन को कोई मान लीजिए बेनिफिट हुआ तो वो नहीं करेंगे। फैक्ट्री अगर 2 एकड़ की है, या फिर अपने पास ऑफिस में 10 रूम है, 30 कंप्यूटर हैं, अपने पास 20 टन रॉ मटेरियल है, अपने पास बैंक में 5 लाख रुपए हैं, और अपने पास गुड्स में 100 कार्टून है, तो इसमें से सिर्फ अपनी 5 लाख की एंट्री ही बैक अपनी बुक्स में जा पाएगी, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में है। बाकी ये सब अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि 2 एकड़ है और 30 कंप्यूटर है अपने पास, तो इसको अपन
मनी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर अपने पास फैक्ट्री है जो कि 2 एकड़ है, तो उस फैक्ट्री की कॉस्ट होगी 2 करोड़, तो अपन 2 करोड़ को बुक में एंटर करेंगे। जैसे अपने पास ऑफिस बिल्डिंग में आपने देखा कि अपने पास अगर 10 रूम है तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी एग्जाम्पल के लिए, तो अपन 1 करोड़ अमाउंट बुक में एंटर करेंगे, ना कि ये कि अपने पास 10 रूम है। जैसे अपने पास 30 कंप्यूटर है तो अपन कि अगर 30 कंप्यूटर की कॉस्ट 15 लाख होगी, तो अपन 15 लाख को बुक में एंट्री देंगे, ना कि ये कि अपने पास 30 कंप्यूटर हैं। ऐसे ही रॉ मटेरियल की जितनी वैल्यू होगी, फिनिश गुड की जितनी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को अपन बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब सबको रिकॉर्ड कर लेंगे, जब सबका टोटल करेंगे, तब लास्ट में अपन को पता चलेगा कि अपने पास एसेट कितने हैं। तो ये मेन पर्पस होता है, ये प्रिंसिपल होते हैं 2, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अकाउंटिंग के थर्ड प्रिंसिपल को। तो थर्ड प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि बिजनेस ऑपरेट करता ही रहेगा फ्यूचर में भी। अगर अपन ने ये एज्यूम किया कि बिज़नेस अगले साल बंद हो जाएगा, तो फिर अपन अकाउंटिंग क्यों करेंगे? फिर तो अपन को ये लगेगा ना कि अपन उसको कैसे बचा सकते हैं, और वो भी अकाउंट लॉन्ग पीरियड तक चले। आप बिज़नेस चालू करते हैं तो इसी इंटेंशन से करते हैं कि उसको बहुत लंबे टाइम चलाएंगे और उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डेप्रिसिएशन का बताया था, मैंने बोला था कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा 50,000 का, अब आपको कंप्यूटर 5 साल यूज़ हो जाएगा, और आपने इसी साल पूरे 50,000 को अपने इनकम में से माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा पचा जो आपको 5 साल तक प्रॉफिट होगा, उसको आपने एक साल में ही उससे रिलेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो इस साल अपन को तो लॉस हो जाएगा अगर 50,000 को एक साथ कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि आप लोग कहीं पिज़्ज़ा खाने गए, 5 फ्रेंड्स गए, पाँचों ने पिज़्ज़ा खाया, तो पैसे भी पाँचों मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर है, 5 साल यूज़ आया, तो उसका जो एक्सपेंस है वो 5 साल में इक्वली कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जो कंप्यूटर की वैल्यू है अपनी 50,000, उसको 5 से डिवाइड करेंगे और हर साल 10,000 रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे कि जिससे अपन उस एक्सपेंस को या उस कंप्यूटर को या उस एसेट को जितने साल वो यूज़ आया, उस हिसाब से उसको अपन ने बाइफरगेट कर दिया, या फिर उसको उस हिसाब से सब में कंट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें किसी एक को बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ और दूसरे में बहुत ओवर प्रॉफिट भी नहीं दिखा, सबको इक्वल हुआ। तो इसलिए अपन लोग डेप्रिसिएशन का यूज़ करते जिसमें अपना कुछ भी मिसमैच ना हो। और यही है कि अपन गोइंग कंसर्न का एजम्पशन भी लेते हैं, क्योंकि अब 5 साल तो अपन एज्यूम कर रहे हैं ना कि कंपनी चलेगी, तो वही गोइंग कंसर्न हो जाता है। फिर उसके बाद अपना फोर्थ प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड। अब अपन कितने पीरियड के लिए अकाउंटिंग करते हैं, तो जनरली क्या होता है, अकाउंट्स में अपना ओपनिंग जो एक ईयर की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है और एंडिंग मार्च को होती है। तो अपना एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, जिसको अपन एक फुल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जिसमें अपन एनुअल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे अपन को अपना प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। तो जैसे कि कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है, पर जो अकाउंट्स में है वो आपको मोस्टली मार्च अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता दिखेगा, और कहीं कहीं आपको जनवरी से दिसंबर भी दिखेगा, लेकिन मोस्टली ये अप्रैल से मार्च तक ही रहता है। कि जैसे अभी वाला कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी अप्रैल 2025 से मार्च 2026, और ये 2026 मार्च के बाद अप्रैल 2026 से मार्च 2027, तो ऐसे अपने फाइनेंशियल ईयर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अपन अपने आगे की एक और प्रिंसिपल को समझते हैं। अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कि अपन रेवेन्यू का अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू जब अपन की बुक में रिकॉर्ड होगा वो टाइम क्या होगा, जब अपन ने गुड्स बेच दिए हैं तब वो सेल के लिए अपनी बुक में रिकॉर्ड होगा। जब अपन ने रिसीव किए, परचेज़ किए, तो जब अपन को उसका राइट टू रिसीव अपने पास आ जाएगा तब होगा। जब लीगल राइट अपने पास आ जाएगा गुड्स के उसमें, जब लीगली गुड्स अपने हो जाएंगे तब अपन उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपने अपने ऑफिस या अपनी शॉप में से किसी को भेजा कि आप वहाँ जाके गुड्स लेके आओ, तो जब वो आपके ऑफिस से कोई इंसान जब वहाँ जाके वो गुड्स ले लेगा वहाँ से, तब वो आपकी बुक्स में आ जाएंगे। अगर सामने वाला पर्सन आपकी दुकान तक डिलीवरी देगा, तो जब वो डिलीवरी आपके दुकान में आ जाएगी तब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू वही होता है, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस। जब अपन को वो रिसीव हो जाएगी तब अपन उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कि अपना 8th प्रिंसिपल है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस सेम टाइम के होने चाहिए, सेम पीरियड में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 का, मतलब जो कि या 25-26 का है, जो कि अभी करंट ईयर चल रहा है 25 से 26 तक का, तो आपका एक्सपेंस भी 25-26 का ही आप रिकॉर्ड करेंगे। 26-27 या 24-25 का नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जिस साल का अपना रेवेन्यू है उसी साल में अपने जितने एक्सपेंस हुए अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो जिस साल की अपनी सेल हुई है उस साल की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, परचेज का जो गुड्स अपन ने परचेज किया उसकी जो कॉस्ट है वो ऐड करेंगे, ना कि प्रीवियस ईयर की। तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स का जो रेवेन्यू अपनी इनकम हुई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है, अपन ने जो सेल्स करी उससे अपन की कितनी कॉस्ट आई उसको सेल करने में। तो परचेज कॉस्ट और उसमें जो भी अपन ने अगर कहीं डिलीवरी करी तो वहाँ तक पहुँचाने की कॉस्ट कितनी आई, तो ये सब अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगी। तो जिस साल की अपनी सेल्स होगी उस साल की ही अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाए। सेम कॉस्ट को और रेवेन्यू को सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही अपन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपका 2 और प्रिंसिपल यहाँ पे कंप्लीट हो। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं। तो अपना नेक्स्ट और 5th प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, देखिए एक होती है अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होती है मार्केट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट में अपन ने कोई भी एसेट को परचेज़ किया था वो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी, और उस एसेट की आज मार्केट में क्या वैल्यू है वो अपनी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि कुछ चीज़ें अपन परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है, अभी कम हो गई होती है। जैसे अपन ने गोल्ड परचेज़ किया तो उसमें उल्टा रहता है, अपन ने परचेज़ किया तब प्राइस कम होगी, पर जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड के तो अभी उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन अपन रिकॉर्ड किस में करेंगे, हिस्टोरिकल में, जितने अपन ने उसको परचेज़ के टाइम में पे किया। तो इसमें एक एग्जांपल देखिए परचेज़ कॉस्ट कैसे निकालते हैं। शिवा इंटरप्राइजेज़ है, उसने एक फैक्ट्री या एक कुछ भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करी, तो पहले उसकी परचेज़ प्राइस आ गई, फिर उसने उसको अपनी जहाँ पे वो काम करता वहाँ तक लेके आया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, फिर उसको जो अपग्रेड करने के लिए लगा और इंस्टॉल करने के लिए पूरा सिस्टम को लगा उसकी कॉस्ट आ गई, तो अपनी टोटल कॉस्ट 50,50,000 हो गई। तो अपनी बुक में 50,50,000 रिकॉर्ड होगा और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आगे के साल्स में। अब अपन अपने सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं आज के, और ये अपना वैसे 6th प्रिंसिपल है डुअल एक्सपेक्ट। डुअल एक्सपेक्ट क्या होता है, मतलब एक कोई भी आपने ट्रांजेक्शन करी तो उसके 2 इफ़ेक्ट आएंगे। जैसे कि अगर आपने कहीं से गुड्स परचेज़ किए, अगर आपने उसको कैश में परचेज़ किया तो अपना कैश कम हो जाएगा और अपने गुड्स बढ़ जाएंगे। अपन ने उसको क्रेडिट में परचेज़ किया तो अपने एसेट भी बढ़ेगी, गुड्स बढ़ जाएंगे, और अपनी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अपने क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो हर एक एंट्री जो भी अपन करेंगे उसके 2 इफ़ेक्ट होंगे। अगर अपने पास एसेट है में 50 लाख कैश है तो अपने पास कैपिटल भी 50 लाख की होगी। या फिर अगर अपन ने बिज़नेस में 50 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है
तो उसमें अपन ने अगर 40 लाख के एसेट खरीद लिए तो अपने पास 10 लाख का कैश भी होगा, जो कि अपने एसेट में ही ऐड होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन की 2 इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी एंट्री अपन को अपने बुक्स में डालनी रहती है। तो ये आपके 2 और प्रिंसिपल हो गए। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आए हों। चलिए बच्चों, अपन आगे चलते हैं और जानते हैं अपने एक और प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है फुल डिस्क्लोज़र ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अपन को क्या क्या डिस्क्लोज़ करना है और अपन को डिस्क्लोज़ क्यों करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे यूज़र्स रहते हैं जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाई करते हैं, इसलिए अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फुल डिस्क्लोज़ करना है, जिसमें उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और एक्यूरेट रहे। अब डिस्क्लोज़ अपन को क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने इन्वेंट्री, जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी अपन ने वैल्यू कैसे निकाली, अपन ने डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया, अपन ने रेंट का एक्सपेंस कैसे बुक किया। तो जो अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अपन यूज़र्स को अमाउंट दिख रहे हैं, वो अमाउंट अपन ने कैसे निकाले, उसका डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। तो वही फुल डिस्क्लोज़र आता है, जिससे उन लोग को भी पता चलता है कि ठीक है, ये अमाउंट यहाँ से आया, ये अमाउंट ऐसे आया, जिसमें उनको अंडरस्टैंडिंग बेटर मिल पाती है और ट्रांसपेरेंसी रहती है कि बिज़नेस भी कोई भी ट्रांजेक्शन हाइड नहीं है, सब कुछ वो अपने यूज़र्स को बता रहा है कि यहाँ से ऐसे कैश आया, फिर हमने उसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इसलिए फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट लाया गया है, नहीं तो कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। प्रिंसिपल है तो सबको करना पड़ेगा। फिर कंसिस्टेंसी कैसे होती है, मतलब कि अगर आपने कोई सी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस या पॉलिसी सिलेक्ट की है तो उसको कंटिन्यू यूज़ करें। ऐसे नहीं है कि इस बार अपन ने दूसरी कर ली, फिर नेक्स्ट ईयर में अपन ने दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर ली, तो वो यूज़र्स के लिए समझने में उतना इजी नहीं होगा। अब वो हर साल चेंज हो जाएगी और अपना प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा हर साल, तो यूज़र्स को काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए एक जो आपने फर्स्ट में डिसाइड कर लिया, तो आप उसी को यूज़ करें। और जब अगर आपको लॉ बोल रहा है कि चेंज करना है या फिर सर्कमटेंस बोल रहे हैं कि चेंज करना है, तो आप उसका डिस्क्लोज़र दें कि आपने उसको क्यों चेंज किया है। आपने डेप्रिसिएशन अगर 5 साल में इक्वली डिवाइड किया था तो वो अपनी एक पॉलिसी थी। अब आपने बोल दिया कि हम हर साल 20% डिसअलाउ करते जाएंगे या 20% पीएनएल में चार्ज करते जाएंगे, तो अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज की या इसको डेप्रिसिएशन की मेथड क्यों चेंज की, ये अपन को यूज़र्स को बताना पड़ेगा। और अपन हर बार नहीं चेंज कर सकते कि इस साल किसी और मेथड से कर लिया, दूसरे साल किसी और मेथड से, तो वो कंपेरेबल भी नहीं होगा 2 साल का, और यूज़र्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपका प्रॉफिट और आपकी ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ को जानने में और अपने डिसीजंस लेने में। तो ये आपके 2 और प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के। तो चलिए जानते हैं अकाउंट्स के 2 और प्रिंसिपल के बारे में। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, कन्वर्टिज्म। कन्वर्टिज्म मतलब क्या होता है, बेटर टू सेव देन सॉरी। मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है ना, और वो अनरियलाइज्ड है, तो आप उसको अपनी बुक्स में मत रिकॉर्ड करिए। अगर आपको प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है और आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो जो उसके यूज़र्स हैं उनको एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि अभी हुआ भी नहीं है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि स्टॉक आपके पास पड़ा है, उसकी अभी कॉस्ट आपकी मान लीजिए 50,000 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आपकी 75,000 या फिर 80,000 हो गई है। तो आप अपनी बुक में अभी 80,000 में मत दिखाइए, आप उसको 75 में ही रखिए, क्योंकि अगर आप उसको 80,000 में दिखाएंगे तो कस्टमर को ऐसा लगेगा कि, या कस्टमर या यूज़र्स को ऐसा लगेगा कि आपके पास स्टॉक की वैल्यू बहुत है, तो आप इनकम भी करेंगे। अब वो मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है। हो सकता है कि 2-4 दिन में वो वापस 75 में आ जाए, या फिर वो अपनी कॉस्ट से भी नीचे चले जाए। अगर कॉस्ट से नीचे चली गई तो फिर अपन को उसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कॉशन फर्स्ट प्रॉफिट लेटर,
मतलब अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है तो अभी मत करिए। फिर मटेरियलिटी क्या होती है कि अपन को वो चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है या उसमें ज़्यादा फोकस करना है जो अपने यूज़र्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को चेंज कर सकती है या उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कि कुछ अपने पास स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट अमाउंट रहते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, तो इसमें अपन को उतना दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन कुछ चीज़ें रहती है जो सिग्निफिकेंट रहती है, जैसे कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने कौन सी नई प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, आपने कौन से फिक्स एसेट ख़रीद लिए, आपने लोन कहाँ से ले लिया, या अगर आपने लोन लिया है तो लोन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये सब सिग्निफिकेंट मैटर है, तो ये इसमें आप ज़्यादा फोकस करिए। ये सब छोटे छोटे कि चाय कॉफ़ी के कितने खर्चे हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना गया, या फिर स्टेशनरी में कितने एक्सपेंस लगे, तो ये सब छोटे मोटे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मटेरियल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस करना है, उसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्लोज करना है। तो ये आपके 2 और प्रिंसिपल हैं जिस बेसिस में अपन को अपने अकाउंट्स को तैयार करना है। तो बच्चों, चलिए अपन अब आगे चलते हैं और अपने एक टॉपिक को और जानते हैं, या फिर अपना लास्ट प्रिंसिपल जानते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में मतलब क्या होता है कि जो अपन अकाउंटिंग में एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए और वेरीफाई, मतलब उसका कोई ट्रू एंड फेयर एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं तो जो भी बिजनेसमैन होंगे वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बढ़ा घटा लेंगे जिसमें उनका बेनिफिट हो, लेकिन जो उसके यूज़र्स हैं उनका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको सही पोजीशन नहीं पता चलेगी बिज़नेस की। और जो बिजनेसमैन रहेंगे वो अपनी मर्ज़ी से, अगर उनको चाहिए कि बहुत प्रॉफिट दिखाना है तो बहुत प्रॉफिट दिखा देंगे किसी साल, अगर उनको चाहिए कि टैक्स कम देना है तो कम प्रॉफिट दिखा देंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल इसलिए लाया कि ये लोग ऐसा ना कर पाएँ और ट्रू एंड फेयर व्यू हो। फिर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करी तो उसमें 2 चीज़ होती है। एक, अपने पास कुछ आएगा उसके बदले में अपन कुछ देंगे, जैसे कि अपने पास जो आया उसको अपन डेबिट करेंगे। जैसे कि अपन ने गुड्स परचेज़ किए तो अपने पास गुड्स आए, गुड्स को डेबिट करेंगे। आपने उसको कैश दिया तो अपन ने बेनिफिट उसको कैश में दिया तो अपन कैश को क्रेडिट कर देंगे। अपन ने आगे गुड्स सोल्ड किए तो अपने पास कैश आया तो कैश को डेबिट कर देंगे, और अपने पास से अब गुड्स चले गए तो गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये अपना डबल एंट्री होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट के 2 सिस्टम ऑप्शन रहते हैं कि किसको अपन डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट। तो इसका सिंपल रूल यही रहता है कि जो अपन ने बेनिफिट रिसीव किया उसको डेबिट कर दो और जो अपन ने बेनिफिट दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो ये मेन, और सारे को ऐसे ही अपन इसी फॉर्मूले में रख के देखेंगे। फिर उसके बाद एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है जो कि है तो पर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता क्योंकि ये इनकम्प्लीट रहता है। सिंगल एंट्री मतलब जो आपने, इसमें क्या होता है, कैश बुक या फिर पर्सनल अकाउंट बस बनता है। अब आप ही सोचिए, आपने कैश बुक बनाई, ठीक है, आपने गुड्स खरीदे, आपने उसके लिए कैश पे किया तो आपने उसकी एंट्री तो कर दी। पर अगर आपने गुड्स आगे सोल्ड किए, अब वो आपने सोल्ड उसको क्रेडिट में कर दिया, तो आप उसकी एंट्री नहीं करोगे क्योंकि कैश बुक है। तो ये अपन का मिसमैच नहीं हो जाएगा कि उसको, फिर अकाउंट्स में क्या लगेगा कि गुड्स अभी अपने बेचे ही नहीं है, अपन ने अपने पास पड़े हैं, लेकिन वो तो अपन ने सोल्ड कर दिए ना, क्रेडिट में किए हैं। तो जब वो पेमेंट करेगा तब अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये अपना मिसमैच हो जाता है। इसलिए इसको सजेस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ जो छोटी या सिंपल बिजनेस रहते हैं वही करते हैं, जो ह्यूज या फिर जो अच्छे बिजनेस रहते हैं वो डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं। अब अपन जानते हैं कि अप्रोच टू अकाउंटिंग क्या होती है, मतलब अपन अकाउंट्स को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला है कैश बेसिस में और दूसरा है एक्रूअल बेसिस में। तो कैश बेसिस में क्या होता है, रिकॉर्ड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड, मतलब कि जब अपन को कैश रिसीव होगा तब अपन उसकी बुक में एंट्री करेंगे। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, जब अपन को ट्रांजेक्शन हुई तब एंट्री करनी है। तो कैश बेसिस में देखते हैं। तो कैश बेसिस में क्या होता है, जब कैश रिसीव किया या पे किया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक शॉप है जिसका दिसंबर का रेंट है। अब दिसंबर का रेंट उन्हें जनवरी में पे किया,
तो फिर वो उन्हें जनवरी में अपनी बुक में एंट्री करेंगे कैश बेसिस में। ऐसे ही अगर आपने गुड्स ख़रीदे हैं जनवरी में और अगर आपको उसकी पेमेंट अप्रैल में आई है तो आप उसको अप्रैल में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कंपैटिबल नहीं है। जब अपना एक्सपेंस होगा तब उससे सेल्स अपनी कंपेरेबल नहीं होगी, या फिर जब अपनी सेल्स होगी तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस कंपेरेबल नहीं होगा। जैसे कि दिसंबर में ले लें तो दिसंबर में अपनी जितनी भी सेल्स हुई वहाँ शॉप में, लेकिन उसका रेंट तो अपन ने जनवरी में बुक किया ना, लेकिन था तो वो दिसंबर का, तो मिसमैच हो जाएगा। इसलिए ये इनकम्पेटिबल होता है क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए ये ज़्यादातर नहीं करते हैं। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस में जिस टाइम अपन ने रेवेन्यू अर्न किया या कॉस्ट इनकर करी तब आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कि पहले वाले ही एग्जांपल में अगर रेंट दिसंबर का है तो अपन उसको दिसंबर में बुक कर लेंगे, अगर अपने सेल जनवरी में की है तो उसको जनवरी में ही बुक कर लेंगे। तो इसमें अपना मैचिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो गया कि जब अपन ने रेवेन्यू अर्न किया जनवरी में और कॉस्ट जब अगर जनवरी का रेंट है तो फिर अपन जनवरी में ही बुक कर लेंगे। तो जब अपन ने रेवेन्यू अर्न किया उस टाइम की कॉस्ट जो इनकर हुई अपन ने उसी मंथ में उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो एक्सपेंस मैच अगेंस्ट रेवेन्यू व्हेन दे अकर। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट बताता है कि अपन का पर्टिकुलर मंथ में सेल्स कितनी हुई और एक्सपेंस कितना हुआ, जो कि सही भी है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था। तो अब अपन जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स करने के या फिर अकाउंटिंग को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको अपन को फॉलो करना रहता है। कुछ यूनिफॉर्म गाइडलाइन होती है, मतलब सबके लिए एक सी गाइडलाइन होती है जिससे कंपेरेबल हो सके, जिससे वैल्यूएशन हो सके और वही की कंपेरेबिलिटी इन्हेंस हो सके। इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। पहले अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉग्निशन कहते हैं। फिर किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उसको मेज़रमेंट करते हैं। फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर उससे रिलेटेड अपन को क्या क्या डिस्क्लोज़र देने हैं जिसमें यूज़र्स को अच्छे से समझ में आए, उसको डिस्क्लोज़र कहते हैं। फिर इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, वही कि जिसमें यूनिफॉर्मिटी आए, डिस्क्लोज़ हो सके सब, क्वालिटी अच्छी हो और ट्रू एंड फेयर रिव्यू हो। मतलब कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा तो सबको पता होगा कि अगर आपने सेल्स करी है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देगा। अब आप भी वैसे ही करोगे, फिर अगर कोई और बिजनेसमैन है वो भी वैसे ही करेगा, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, सब वही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जैसा उसमें लिखा है। जो वो गाइड करेगा वैसे ही अपन अकाउंटिंग करेंगे, जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो और जैसे उसमें डिस्क्लोज़र के बारे में लिखा है वैसे ही डिस्क्लोज़ करेंगे। तो इसके यही बेनिफिट्स होते हैं कि स्टैंडर्ड एक वो प्रोवाइड कर देता है कि सबको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही तैयार करने हैं। फिर कुछ की डिस्क्लोज़र वो इंश्योर करता है जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से डिस्क्लोज़ करें। आप अपने फ़ायदे के लिए बस अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर पाए चीज़ों को, यूज़र्स को उसका अच्छे से डिस्क्लोज़र मिले, वो स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। और कंपैरिजन के लिए भी हेल्प करता है कि दूसरे से अपन अपनी कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ने सेम स्टैंडर्ड, सेम गाइडेंस के थ्रू ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। फिर लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे कि सबकी ही कुछ पॉजिटिव साइड होती है, कुछ नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, कभी कभार चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती हैं तो अपन को उसको अप्लाई करना इतना ईजी नहीं रहता है, तो उसके लिए उसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है। फिर फ्लेक्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपके स्टैंडर्ड में लिखा है तो वैसे ही होगा। जैसे कि आपके स्कूल का टाइम अगर सुबह 7 बजे का है तो 7 बजे ही जाना है, ऐसे अगर स्टैंडर्ड में कोई चीज़ लिखी है कि इसको इतने टाइम ही रिकॉर्ड करना है या इस टाइम ही अपनी बुक में एंट्री करनी है तो तभी करनी पड़ेगी। और ये लॉ के अंदर है, इसलिए अपन इसको ओवरराइड नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा है और अपन कुछ और दे दिए, तो वो मैनिपुलेशन में आ जाएगा। अपन अपने लॉ को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी और ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूरा डिस्कशन। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो कि है जीएसटी। तो जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने जीएसटी के बारे में सुना तो होगा ही, जैसे कि जीएसटी तो आजकल सभी चीज़ों में लगता है।
तो जीएसटी का एक और है वन कंट्री वन टैक्स। तो जीएसटी क्या होता है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब कि जीएसटी कौन भरता है, जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, जो लास्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। जैसे आपने स्टेशनरी वगैरह खरीदी तो उसमें भी जीएसटी ऐड होके आता है। उसके प्राइस में लिखा रहता है अमाउंट प्लस 18% जीएसटी, तो वही जीएसटी रहता है। तो ये देखिए, जैसे मैन्युफैक्चर है, उसने जीएसटी अपना 18% ऐड किया, होलसेलर को भेजा, फिर उसने रिटेलर को, फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को, फिर कंज्यूमर ने पे किया तो फिर रिटेलर होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चर को, फिर मैन्युफैक्चरर सेंटर को देगी। तो ऐसे ही अपना सीजीएसटी एसजीएसटी होता है कि एक एक करके आगे वो पास ऑन होते जाता है, और जो लास्ट एंड कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम करेगा, वो वहाँ पे टैक्स इम्पैक्ट होता है जीएसटी का, वहाँ पे जीएसटी चार्ज होता है। जीएसटी में क्या होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, जो कि सेंटर को टैक्स मिलता है वो सीजीएसटी होता है, और जो स्टेट को मिलता है वो एसजीएसटी होता है। तो अपने यहाँ मेनली दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल एक स्टेट। तो अब जीएसटी अर्न कर रहे हैं, तो अगर पूरे सेंटर वालों को चला गया तो स्टेट वाले बोलने लगेंगे कि पूरा सेंटर में चला गया है, हम लोग को तो मिला ही नहीं है। और पूरा स्टेट ने रख लिया तो फिर सेंट्रल के काम कैसे होंगे। इसलिए ऐसा जीएसटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कुछ जगह सीजीएसटी एसजीएसटी चलता है, और अगर स्टेट की पूरे कंट्री की बात हो तो वहाँ पे आईजीएसटी चलता है। अब ये कैसे होता है, देखिए, अगर एक स्टेट के अंदर आपने गुड्स परचेज और सेल किए, जैसे कि आपकी शॉप एमपी में है, आपने यहीं पे सेल किया, यहीं से परचेज़ किया, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि वो स्टेट है। लेकिन आपने एमपी से पुणे में किया या फिर महाराष्ट्र में किया, तो इसमें ये लड़ाई हो सकती है ना कि वो टैक्स जो आएगा वो एमपी की गवर्नमेंट रखेगी या महाराष्ट्र की। इसलिए ये लॉ लाया गया कि जो अगर दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें जो टैक्स आएगा वो सेंटर को जाएगा, तो वो आईजीएसटी के फॉर्म में सेंटर को चला जाता है। तो यही आपका सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है, जो कि आपके सारे प्राइजेज में इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है, जिसमें अकाउंट्स करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें से कुछ कंपोनेंट टैक्स का भी है, जो कि आपको किसी और चीज़ में यूज़ नहीं आएगा। आपने उसको कलेक्ट ही किया और बाद में आप उसको सेंटर या स्टेट को दे देंगे, तो ना आपकी वो इनकम है, ना वो कोई आपकी परचेज़ है। तो उस हिसाब से आपको अपनी बुक्स में एंट्री देनी होगी कि उसका इम्पैक्ट आपकी बुक में ना आए, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर आपको देगा और आपको बस आगे स्टेट को देना रहता है। तो यही मेन कारण रहता है।